22 अगस्त 1998 4 साल की मारी कोनो दोपहर के 3 बजे अपनी एक फ्रेंड के घर खेलने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचती है तभी मारी के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि मारी के पास आकर मारी से पूछता है कि क्या मारी उस आदमी के साथ घूमने के लिए चलना चाहेगी उसकी नई कार में। क्योंकि मारी एक छोटी बच्ची थी, उसे चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये आदमी एक जंगल के बाहर आकर गाड़ी को रोक देता है और मारी से कहता है कि अब इन लोगों को अंदर जाना है पैदल। मारी गाड़ी से उतरती है और इस आदमी के साथ उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। लगभग आधे घंटे तक जंगल के अंदर तक जाने के बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद अचानक से जो मारी थी वो सिसकियाँ लेने लग जाती है एंड उसको ये करता हुआ देखकर वो आदमी डर जाता है। वो डर जाता है कि कहीं मारी को ये आवाज़ें निकालते हुए कोई आसपास का इंसान सुन ना ले। तो वो आदमी जल्दी से मारी के पास आता है, उसका गला पकड़ता है और बहुत ही ज़ोर से दबाने लग जाता है। वो आदमी उस बच्ची का गला तब तक दबाता है जब तक वो बच्ची सांस लेना बंद नहीं कर देती है। मारी की डेथ हो चुकी थी और ये बात कंफर्म करने के बाद कि मारी मर चुकी है, उस आदमी ने मारी के कपड़े उतारे और उस जंगल में मारी की डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करा। ये सब चीज़ें करने के बाद उस आदमी ने मारी की जो डेड बॉडी थी बिना कपड़ों के उसे वहीं जंगल में पड़ा छोड़ दिया और मारी के कपड़े लेकर कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो वापस उसी जगह पर आया और मारी की बॉडी को पीसेस में काटने लग गया। इसके बाद इसने एक बॉक्स लिया और मारी के जो बॉडी के इसने पीसेस काटे थे उनका पाउडर बनाया और वो जो पाउडर इसने बनाया था वो इस बॉक्स में रखा। इसी बॉक्स में उसने जो मारी के दांत उखाड़े थे वो भी रखे और मारी के कपड़ों को थोड़ा सा फाड़ कर इस बॉक्स में रखकर बंद कर दिया। अब जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली मारी के मिसिंग होने की तो उन्होंने फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उन्होंने हज़ारों की तादाद में मिसिंग पोस्टर्स लगवाए मारी के, अपने स्निफर डॉग्स का यूज़ करा, आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में वो यही सोच रहे थे कि मारी अभी किडनैप हुई है, उसको मारा नहीं गया है, वो ज़िंदा ही होगी, बस हमें उसे ढूंढ कर निकालना है। वो इस चीज़ का भी वेट कर रहे थे कि मे बी जिन लोगों ने उसे किडनैप करा होगा वो कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए या फिर कुछ अपनी शर्तें रखेंगे मारी को छोड़ने के लिए, तो वो उसकी कॉल का भी वेट कर रहे थे। लेकिन जब मारी के मिसिंग होने के 3-4 दिन बाद तक कोई ऐसी कॉल आई ही नहीं रिश्वत मांगने के लिए, तो पुलिस और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि क्या मारी इस वक्त तक ज़िंदा है भी या नहीं। उन्होंने और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी एंड इवन उनके सामने एक औरत आई भी जिसने बोला कि उसने मारी को दोपहर के टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब से इंसान के साथ देखा था। उस औरत ने इवन ये भी बताया कि वो आदमी अराउंड 30 ईयर्स का लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि उसकी हाइट 5.5 फीट की है एंड उस दिन वो एक वाइट स्वेट शर्ट भी पहना हुआ था। लेकिन किसी को भी ऐसा कोई इंसान याद ही नहीं था जो मारी के साथ हो एंड उसने वाइट स्वेट शर्ट पहनी हो या फिर कोई भी अजीब सा लग रहा हो। और लगभग 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को जब कोई लीड नहीं मिली तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये केस बंद करना पड़ा। अब मारी का केस क्लोज होने के 6 हफ्ते बाद अचानक से एक और लड़की गायब हो जाती है। लड़की का नाम था मशामी योविज़ावा। योविज़ावा अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी जब उसे किडनैप कर लिया गया था एंड अब वो गायब हो चुकी थी। वो ना ही अपने घर वापस आई थी, ना ही उसके घर वालों के पास कोई कॉल आया था एंड किसी को नहीं पता था कि योविज़ावा कहाँ चली गई। पुलिस को जैसे इस केस के बारे में पता चला उन्होंने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, फिर से हज़ारों पोस्टर्स लगवाए मिसिंग नाम के योविज़ावा के, लेकिन उन्हें फिर से कुछ नहीं मिला। पुलिस के मन में एक बार ये भी ख्याल आया था कि हो सकता है जिसने मारी को किडनैप करा था उसी ने योविज़ावा को भी किडनैप करा हो, लेकिन उनके पास कोई लीड ही नहीं थी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो ये चीज़ भी यहीं पर ड्रॉप कर दी गई। और कुछ टाइम तक इस केस पर भी इन्वेस्टिगेशन करी गई, योविज़ावा को भी ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन पुलिस को इस बार भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। ये दूसरी लड़की थी जो उसी इलाके से गायब हुई थी एंड हो ना हो ये एक ही इंसान था जिसने इन दोनों को किडनैप करा था।
अब मेन क्वेश्चन वाली बात ये थी कि जिस भी इंसान ने ये काम करा है वो इन दोनों लड़कियों को कहाँ लेकर गया। अगर उसने उन्हें मार भी दिया तो उनकी डेड बॉडीज़ कहाँ गई, उनकी डेड बॉडीज़ को उसने दफना दिया या फिर उन डेड बॉडीज़ के साथ भी उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा वल्गर काम करे हैं। पुलिस इस सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी ही कि उनके पास तीसरी लड़की के मिसिंग होने की खबर आ जाती है। एक तीसरी लड़की जिसका नाम था एरिका नाम्बा, वो भी मिसिंग हो गई थी उसी इलाके से जहाँ से बाकी 2 लड़कियाँ मिसिंग हुई थी। लेकिन एरिका का केस थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज पुलिस ने जब थोड़ी सी ही इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें एरिका के कपड़े मिल गए थे। जब उन्होंने उसी इलाके में जहां पर उन्हें एरिका के कपड़े मिले थे उस इलाके में छानबीन करी तो उन्हें एरिका की बॉडी भी मिल गई थी। वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी और उसको भी सेक्सुअली असॉल्ट करा गया था। पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया फ़ौरन से फ़ौरन। एक तरफ तो पुलिस को एरिका की बॉडी मिली थी, दूसरी तरफ एरिका के पेरेंट्स के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा हुआ था एरिका कोल्ड कफ थ्रोट रेस्ट एंड डेथ। पुलिस को एरिका की डेड बॉडी तो मिल गई थी एंड उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज भी दिया था। दूसरी तरफ उनके पास एक ये लेटर भी था जो कि मोस्ट प्रोबेबली किलर ने ही भेजा था एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी ये। 3 लड़कियां मिसिंग थीं, किडनैप हो चुकी थीं और मोस्ट प्रोबेबली मर चुकी थीं और एक की बॉडी पुलिस को मिल गई थी, लेकिन तब भी पुलिस किलर के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा पाई। और इसी तरह से एरिका का ये जो केस था वो भी क्लोज़ हो गया। अभी तक 3 लड़कियों के मिसिंग होने के तीनों केस बंद हो चुके थे। एक डेड एंड पर ये सारे केसेस पहुंच चुके थे। किसी को नहीं पता था कि ये लड़कियां कहाँ गईं, जिसकी बॉडी मिली उसकी बॉडी कौन वहाँ पर छोड़ कर गया एंड 2 की बॉडी अपने साथ लेकर गया तो एक की क्यों छोड़ कर गया। एंड ये सारे सवाल पुलिस को बहुत परेशान कर रहे थे। अब 1989 फरवरी में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। मारी का केस क्लोज होने के 1 साल बाद मारी के पेरेंट्स के पास एक बॉक्स आता है। होता यह है कि जो मारी के फादर थे जैगी ओकानो, वो अपने काम से घर से बाहर जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने अपने घर का फ्रंट डोर खोला उनके घर के दरवाजे के सामने ये बॉक्स पड़ा हुआ था। मारी के फादर ने फ़ौरन से पुलिस को बुलाया एंड पुलिस के सामने इस बॉक्स को खोला गया। उस बॉक्स को जब खोला गया तो उस बॉक्स के अंदर एक वाइट पाउडर था। उस वाइट पाउडर के साथ उस बॉक्स में एक छोटा सा कपड़े का हिस्सा रखा हुआ था एंड कुछ दांत रखे हुए थे बच्चों के। अब ये देखने के बाद जो मारी के पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो बार बार ये प्रे कर रहे थे कि जो चीज़ उनके दिमाग में आ रही है ये सब कुछ देखकर वो काश सच ना हो। बॉक्स के साथ एक लेटर भी आया हुआ था एंड जब उस लेटर को खोलकर देखा गया तो मारी के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए। उस लेटर में लिखा हुआ था मारी क्रिमेटेड बोन्स इन्वेस्टिगेट प्रूफ। इनिशियली मारी के पेरेंट्स की हालत को देखते हुए एंड ये बॉक्स को मतलब टेस्ट भी नहीं करा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये सारे जो भी बॉडी पीसेस हमें मिले हैं एंड कपड़ा जो भी है ये मारी का नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात कही गई तो ये काफ़ी सारी जगहों पर फैल भी गई क्योंकि केस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो ही रहा था ये, तो काफ़ी सारी जगहों पर ये बात फैल गई थी कि जो बॉक्स में सामान आया है वो किसी और के बॉडी पार्ट्स है। और ये बात सुनकर पुलिस के मुंह से एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उस इंसान को ये बात बुरी लगी कि उसने एक तो इतनी मेहनत से दांत उखाड़े, उन बोन्स का पाउडर बनाकर उनके पेरेंट्स के पास भेजा और उन पेरेंट्स को अभी भी ये लग रहा है कि उनकी बेटी ज़िंदा है और कहीं वापस आ जाएगी एंड पुलिस उनको फॉल्स होप दे रही है। तो इस इंसान ने क्या करा, एक आर्टिकल लिखा एंड न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया। उस आर्टिकल में उस इंसान ने ये बताया था कि उसी ने मारी की जान ली थी, उसी ने मारी का रेप करा था एंड उसी ने मारी के बॉडी पार्ट्स को काटा था। एंड वो ये आर्टिकल इसीलिए लिख रहा है ताकि जो मारी के पेरेंट्स हैं उनको ये बात कंफर्म हो सके कि मारी मर चुकी है। अब वो वापस नहीं आने वाली है तो मारी के जो पेरेंट्स हैं और उनकी जो फॉल्स होप है वो उसे भूल जाए। उसने ये भी कहा कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को ये कहते हुए सुना कि मारी के बॉडी पार्ट्स ये नहीं हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो चाहता था कि सबको पता चले कि मारी मर चुकी है एंड स्पेसिफिकली मारी के पेरेंट्स को ये बात पता चले। एंड इसीलिए वो ये आर्टिकल भी लिख रहा है ये बताने के लिए कि मारी मर चुकी है एंड उसी ने मारी को मारा है।
इस आर्टिकल के साथ उस आदमी ने मारी का एक फ़ोटो भी भेजा था एंड उस फोटो पर अपना साइन भी करा था। उस साइन में उसने अपना नाम लिखा था यूका इमाडा। अब ये चीज़ सुनकर तुम भी समझ गए होगे कि ये इंसान कितना बड़ा साइको बन चुका है। ये 3 लड़कियों का 3 बच्चियों का मर्डर कर चुका है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका है एंड ना जाने उनकी बॉडीज़ के साथ क्या क्या कर चुका है। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, बल्कि जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनके पास ऐसे लेटर्स भेज रहा है और बॉक्स में ऐसे चीज़ें भेज रहा है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इंसान को एक तो इसने कांटेक्ट कैसे करा उस एजेंसी को जो ये न्यूज़पेपर छापती है, एंड किसी ने उसको देखा तो होगा, लेकिन वो कौन है, मतलब उन्होंने पूछताछ करी उस एजेंसी में जाकर, न्यूज़ एजेंसी में, लेकिन किसी को नहीं पता था वो कौन है। इसके 3 हफ्ते बाद जब लैब रिज़ल्ट आए, मतलब उन दांत और उन पाउडर वगैरह को, जो बोन्स का पाउडर था उनको लैब्स वगैरह में भेजा था डीएनए टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो 3 हफ्ते बाद यही पता चला कि वो सारी चीज़ें मारी के ही बॉडी पार्ट्स हैं। ये सब सुनकर उसके पेरेंट्स का तो तुम हाल समझ ही सकते हो, वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा बुरे स्टेट में थे एंड वो चाहते थे कि अपनी बेटी का एटलीस्ट एक अंतिम संस्कार तो कर ही दें, लेकिन उनके पास अभी भी वो पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं थे अपनी बेटी के। एंड उन्हें ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि जो किलर है उसके पास ज़रूर होंगे बॉडी पार्ट्स। तो उन्होंने क्या करा, एक और आर्टिकल लिखा, एक और न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करवाया। न्यूज़ में उन्होंने रिक्वेस्ट करी उस किलर से, यूका इमाडा से, कि प्लीज़ हमारी बेटी के जो भी तुम्हारे पास रिमेन्स हों, जो भी बॉडी पार्ट्स हों, वो हमें दे दो ताकि हम उसकी अंतिम संस्कार कर सकें। बेसिकली यूका इमाडा ने मारी के जो पेरेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, उनकी रिक्वेस्ट के रिप्लाई में एक लेटर भेजा। उस लेटर में यूका ने ये बताया हुआ था कि किस तरह से उसने मारी की जान ली, उसका करा, एंड किस तरह से उसने मारी की बॉडी को डिकम्पोज होते हुए देखा। उसने उस लेटर में डिटेल्स लिखकर दी हुई थी। एक जगह पर उसने लिखा हुआ था कि जब उसे मारने के बाद वो अपने घर पर लेकर आया एंड जब उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लग गई, उसने अभी तक उसको सोचा भी नहीं था कि वो क्या करेगा मारी की बॉडी के साथ, इतने में वो बॉडी डिकम्पोज होने लग गई थी। एंड उसने ये भी बताया कि वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गई थी। जब उसने कुछ छूने की भी कोशिश करी है उसकी बॉडी को, मारी की बॉडी को, तो वो बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं आई। इस तरह से वो बात कर रहा था अपने विक्टिम के बारे में, उसने जिसको मारा है उसके बारे में, एक बच्ची के बारे में। आगे यूका ने उस लेटर में ये लिखा कि मारी की बॉडी में कुछ टाइम बाद बहुत ही बड़े बड़े लाल धब्बे आ गए थे। एंड ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना डिटेल्स, उसने ये ऐसा मजाक लिखी हुई थी, मतलब ये भी नहीं कि वो रिग्रेट कर रहा है या फिर मतलब थोड़ा सा दुख में भी है या फिर कुछ सीरियसली ही लिख रहा है ये सारी डिटेल्स को, नहीं, बीच बीच में उसने जोक्स लिखे हुए थे। इस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा था एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी को जिसको उसने मारा था। एंड में उसने ये भी लिखा हुआ था कि जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी तो उसमें से एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसी किसी ने इस दुनिया में नहीं सूंघी होगी। अब तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए होगे कि ये इंसान कौन है आखिर, एंड क्यों ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इसके पीछे का राज क्या है, इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये कौन है और ये ऐसा क्यों है। तो फिर अब हम बात करते हैं यूका इमाडा की असलियत के बारे में। सुतोमू मियाज़ाकी 27 अगस्त 1967 को टोक्यो की एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में पैदा हुआ था। उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल रेस्पेक्टेड फैमिली थी सोसाइटी में, एंड उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन थे सोसाइटी के। लेकिन सच ये था कि मियाज़ाकी की जो माँ थी वो असल में उसकी बहन थी। मियाज़ाकी के जो फादर थे वो अपनी बेटी के साथ ही एक रिलेशनशिप में थे जिससे कि मियाज़ाकी पैदा हुआ था। तो जिस इंसान को मियाज़ाकी अपनी माँ मानता था, जिसने उसे बेसिकली बर्थ भी दिया था, वो उसकी बहन थी, सगी बहन। और मियाज़ाकी जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ नॉर्मल नहीं थे, उसके जो हाथ थे उनमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ थी जिसकी वजह से उसके हाथ दूसरों से अलग दिखते थे एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। एंड इन्हीं हाथों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुली भी हुआ था। उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं करते थे, वो बिल्कुल अकेला था पूरी दुनिया में। उसके पास इतने पैसे थे, उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे थे, लेकिन उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था। एंड मैं ये किसी सिंपैथी देने के लिए नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, मतलब उसने जो रास्ता चुना, उसने जो काम करे, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे एंड काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि मियाज़ाकी की परवरिश बहुत ही ज़्यादा बेकार थी।
जब तुम ये समझो, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसके फादर ज़्यादातर टाइम अपने काम में, अपने बिजनेस में लगे रहते थे, उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी, एंड उसकी जो बाकी और बहनें थीं वो उसको टॉर्चर करा करती थी। उसकी बहनें जब रात में अंधेरा होता था तो मियाज़ाकी के कमरे में चूहा पकड़ने वाला जो ट्रैप होता है वो लगा दिया करती थी, एंड वेट करती थी कब मियाज़ाकी उस ट्रैप पर अपना पैर रखेगा, एंड वो चिल्लाएगा दर्द में, और उसकी बहनों को ये देखकर मज़ा आता था। उन्हें मज़ा आता था मियाज़ाकी का मजाक उड़ाने में, मियाज़ाकी को दर्द में देखने में। मियाज़ाकी की जो फैमिली थी वो एक न्यूज़पेपर कंपनी ओन करती थी, एंड उसके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अब मियाज़ाकी की फैमिली में अगर कोई एक ऐसा इंसान था जो मियाज़ाकी से थोड़ा क्लोज था या फिर उसका ख्याल रखता था, तो वो थे उसके ग्रैंडफादर से ही मियाज़ाकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, एंड उनसे अपनी हर बात शेयर भी करा करता था। बाकी सारी चीज़ों को साइड करें तो मियाज़ाकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड इनफैक्ट ब्रिलियंट था काफ़ी। उसका सपना था कि वो यूनिवर्सिटी जाए एंड इंग्लिश का एक टीचर बने, एंड इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा था अनटिल हिज एलिमेंट्री स्कूल। वो एलिमेंट्री स्कूल में जब एंटर हुआ तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट आया मांगास एंड कॉमिक्स में। अब वो पढ़ाई के साथ साथ मांगा और कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ने लग गया था, एंड उसको एक काफ़ी ज़्यादा अलग सा फैसिनेशन हो गया था उनसे। बेसिकली मांगा और कॉमिक बुक्स मियाज़ाकी के लिए एक ऐसा रास्ता बन गई थी जिनके थ्रू वो अपनी रियलिटी को एस्केप कर सकता था। वो जब मांगास और कॉमिक बुक्स पढ़ रहा होता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता था। वो कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए वो मांगा और कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ रहा होता था, उस टाइम वो पूरी दुनिया में उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी लोग उससे बात नहीं करते, वो सब कुछ भूल जाता था और सिर्फ मांगा की उस दुनिया में खो जाता था। इसीलिए उसका इंटरेस्ट आया खुद की मांगा लिखने में। वो चाहता था वो खुद की एक मांगा लिखे, वो भी फेमस हो, एंड इसीलिए उसने अपनी मांगा लिखनी भी एलिमेंट्री स्कूल में ही शुरू कर दी थी। अब जब उसने मांगा लिखना शुरू करा तो उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा धीरे धीरे, और जब एट द एंड उसका रिज़ल्ट आया एलिमेंट्री स्कूल का, तो वो अपनी क्लास में लास्ट आया था। जिसके बाद मियाज़ाकी का यूनिवर्सिटी में जाकर इंग्लिश टीचर बनने का सपना टूट गया। इसके बाद मियाज़ाकी ने फ़ोटो टेक्नीशियन का कोर्स करा। उसके बाद कुछ टाइम के लिए एक प्रेस में काम करा, एंड वहाँ पर काम करते करते मियाज़ाकी ने 3 मिलियन येन जमा कर लिए थे। इसके बाद वो वापस अपने घर टोक्यो आ गया। यहाँ आकर उसे पता चला कि अभी भी उसके घर के हालात वही हैं जैसे वो छोड़ कर गया था। उसके घर में किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। ये पॉइंट मियाज़ाकी की लाइफ में उसका काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग पॉइंट था। एक तो उसके घर में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे कि वो बात कर सके, उसके पेरेंट्स के पास मियाज़ाकी के लिए कोई टाइम नहीं था, उसकी बहनों से वो कुछ बात नहीं कर सकता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, एंड इवन बाहर के जो बच्चे वगैरह थे वो तो मियाज़ाकी को उसके हाथों की वजह से चिढ़ाया करते थे, बुली करा करते थे। मियाज़ाकी को इस वक्त तक खुदकुशी करने के भी ख्याल आने लग गए थे। उसका मन करने लग गया था कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, बल्कि उसने इस सब चीज़ों से उभरने के लिए, सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मांगास पढ़ना शुरू करा। उसने दोबारा से मांगास वगैरह पढ़ना शुरू तो करा, लेकिन इस बार उसने कोई नॉर्मल मांगास नहीं पढ़ी, बल्कि उसने एडल्ट मांगास पढ़ना शुरू कर दी थी, एंड वो उन्हीं को पढ़कर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता था, एंड उसी से प्लेजर लेकर अपने दिमाग से डिप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जापान में उस टाइम पर एक ये सीन था कि जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते थे तो वो मांगास एंड इवन जो वीडियोस वगैरह होती थी उनमें ब्लर कर दिए जाते थे। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि क्यों इन मांगास में प्राइवेट पार्ट्स को ब्लर कर दिया जाता है, एंड इसी गुस्से के चलते उसने जो बच्चों से रिलेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट या फिर मांगास वीडियोस वगैरह अवेलेबल थी उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस वक्त तक चाइल्ड्स के जो एक्सप्लिसिट वीडियोस वगैरह होते हैं या फिर कोई अगर चाइल्ड को अब्यूज़ कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं थे। यानी कि अगर किसी ने किसी बच्चे को असॉल्ट कर दिया या फिर किसी के साथ कुछ गलत कर दिया बच्चे के साथ तो उसको कोई सज़ा ही नहीं होती थी, एंड इसीलिए मियाज़ाकी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, एंड क्यों इलीगल भी नहीं था तो कोई ख़तरा भी नहीं था मियाज़ाकी के लिए चाइल्ड से रिलेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट को कंज्यूम करने में।
अब ये सारी चीज़ें तो मियाज़ाकी की लाइफ में चल ही रही थी, लेकिन मई 1988 में मियाज़ाकी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, जिसके साथ वो काफ़ी सारी बातें शेयर भी करता था, एंड एक ऐसा इंसान जिसने कि थोड़ा बहुत प्यार दिखाया था मियाज़ाकी की तरफ, उस इंसान की डेथ हो जाती है मई 1988 में। मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी। मियाज़ाकी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, काफ़ी ज़्यादा दुखी था इस बात से, एंड अपने ग्रैंडफादर को ये दिखाने के लिए कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, अपने परिवार वालों को ये सब दिखाने के लिए मियाज़ाकी ने अपने ग्रैंडफादर की जो राख थी, जो एशेस थी, वो खा ली। मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर की डेथ के बाद से ही उसका अपनी फैमिली से और भी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थीं। उसके फादर ने अब उससे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। उसकी माँ तो उससे ऑलरेडी बात नहीं करती थी, थोड़ा बहुत बोल लिया करती थी वो, लेकिन वो भी बिल्कुल अलग ही रहती थी उससे। उसकी बहनों का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, उन्होंने तो शुरुआत से ही उससे बात नहीं करी थी, लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने भी बिल्कुल ही दूरी बना ली थी। जो थोड़ी बहुत बात होती थी अब वो भी नहीं हो रही थी। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन मियाज़ाकी की जो बहन थी, जब वो नहा रही थी, उसने नोटिस करा कि मियाज़ाकी उसको नहाते हुए देख रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़ोर से मियाज़ाकी के ऊपर चिल्लाने लग गई, और उसको चिल्लाता हुआ देखकर मियाज़ाकी को भी अचानक से गुस्सा आया या फिर क्या हुआ उसके अंदर, उसने अपनी बहन का सर पकड़ा और बाथटब में बहुत ही ज़ोर से देकर मारने लगा। बार बार अपनी बहन का सर वो बाथटब में टकरा रहा था, बहुत ही ज़ोर से मार रहा था, इतना ज़ोर से कि उसकी बहन के सर से खून निकलने लग गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और लगातार बाथटब में अपनी बहन का सिर मारता रहा जब तक उसकी बहन मर नहीं गई। इसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ ने, मियाज़ाकी की जो माँ थी, उन्होंने उससे एक बार थोड़ा सा डांटते हुए ये कह दिया कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दो, ये कैमरा वगैरह साइड में कर दो, क्यों इसमें लगे रहते हो, तो मियाज़ाकी ने उनको भी बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से जान से मार दिया। अपनी माँ को अपने हाथों से मारने के बाद मियाज़ाकी को तो जैसे आज़ादी ही मिल गई हो। ऐसा लग रहा था कि मियाज़ाकी इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है और उसे रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। इसी के चलते 22 अगस्त 1988 को अपने बर्थडे के एक दिन बाद मियाज़ाकी ने 4 साल की मारी कोनो को किडनैप करा, उसको एक आइसोलेटेड जगह पर लेकर गया, उस बच्ची की जान ली, उसका असॉल्ट करा, एंड उसके बाद उसकी बॉडी को अलग अलग पीसेस में काट कर अपने घर पर ले गया। मैंने तुम्हें मारी के बारे में तो बता दिया था कि उसने मारी के साथ क्या करा था, लेकिन उसके बाद जो उसने बाकी के अपने विक्टिम्स के साथ करा वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। सेकंड, मैंने तुम्हें बताया था मारी के केस क्लोज होने के 6 हफ्ते बाद मसामी योविज़ावा नाम की एक बच्ची भी किडनैप हो गई थी। उसको भी मियाज़ाकी ने ही किडनैप करा था, एंड उसके साथ भी उसने सेम यही चीज़ करी थी। वो उसको भी वहीं लेकर गया जहां वो मारी को लेकर गया था, एंड उसने योविज़ावा को जान से मारा पहले तो, उसके बाद उसने उसके कपड़े उतारे, उसका असॉल्ट करा, एंड कपड़े लेकर और बॉडी को वहीं दफना कर चला गया अपने घर। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो तीसरी विक्टिम थी एरिका नाम्बा, वो उसकी बॉडी अपने साथ लेकर नहीं गया था, एंड उसकी बॉडी पुलिस को भी मिल गई थी, इवन उसके कपड़े तक पुलिस को मिल गए थे। तो ये कैसे हुआ? तो बेसिकली हुआ ये था कि मियाज़ाकी एक दिन अपने घर जा रहा था अपनी कार में, जब उसे एरिका रास्ते में दिखी थी, एंड उसने एरिका के साथ ज़बरदस्ती करी, एंड ज़बरदस्ती एरिका को अपनी कार में बैठा लिया। एरिका को मियाज़ाकी ने अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठाया हुआ था, खुद आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था, एंड एक जगह पर गाड़ी रोककर एरिका से ज़बरदस्ती करने लगा उसके कपड़े उतरवाने के लिए। एरिका बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची थी, एंड इसीलिए वो जैसा कह रहा था मियाज़ाकी वैसा करती जा रही थी। एरिका के कपड़े उतरवा कर उसने एरिका की फ़ोटोज़ ली। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद मियाज़ाकी ने अपना कैमरा साइड में रखा, खुद पीछे वाली सीट पर गया, एरिका का भी गला दबाकर उसको जान से मार दिया। एरिका को जान से मारने के बाद जब मियाज़ाकी उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने लगा, तब अचानक से एरिका की बॉडी शेक होने लग गई थी। ये देखकर मियाज़ाकी काफ़ी ज़्यादा डर गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, एंड डर के मारे वो एरिका की बॉडी और उसके कपड़ों को वहीं पर फेंक कर अपनी गाड़ी में भाग गया। और इस तरह से पुलिस को बाद में एरिका की बॉडी भी मिल गई थी।
बॉडी तो मिल गई थी लेकिन उससे वो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं लगा पाए। और इसी के बाद जब पुलिस ने एरिका की बॉडी ढूंढ ली थी तब मियाज़ाकी ने एरिका की फैमिली को वो लेटर भेजा था। अब ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करने वाली है कि मियाज़ाकी एक प्रॉपर जो सीरियल किलर होता है ना उसके साइंस शो कर रहा है, एक ऐसा सीरियल किलर जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है। क्योंकि एक तो वो अपने विक्टिम्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मार रहा है, दूसरा अपने विक्टिम्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं एज अ ट्रॉफी अपने घर लेकर जा रहा है, अपने साथ लेकर जा रहा है, एंड तीसरा वो चाहता है कि पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करे। ये वो सारे लेटर्स वगैरह भेज रहा है इन विक्टिम की फैमिलीज को, एंड इवन मारी की फैमिली को तो एक बॉक्स भेजा था। इनफैक्ट बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह खत्म करने के बाद तो ये पता चला था कि मियाज़ाकी ने जो विक्टिम्स थे, ये जो बच्चियां थी, उनको मारने से पहले विक्टिम की फैमिलीज को कॉल करा था। जब वो उन बच्चियों को जान से मारने वाला था या मार रहा था तब उसने उन बच्चियों के पेरेंट्स को या फिर उनके घर वालों को कॉल मिलाया था 20 मिनट तक। और इवन फैमिलीज़ ने भी ये कंफर्म करा कि अगर उन 20 मिनट के अंदर अंदर कुछ लोगों ने कॉल उठा भी लिया था तो उनको या तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी या फिर उनको एक इंसान के हंसने की आवाज़ आ रही थी या फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और जब एरिका के पेरेंट्स के पास वो लेटर आया था उसी के बाद जो थे मारी के पेरेंट्स के पास वो बॉक्स आया था जिसमें मारी के कुछ बॉडी पार्ट्स भेजे हुए थे मियाज़ाकी ने। एंड इसी के पास वो सीन हुआ था जब उसने अपने ही न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया उसका फैमिली जो थी एक न्यूज़पेपर कंपनी ओन करती थी। सैडली इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पुलिस मियाज़ाकी को नहीं पकड़ पा रही थी एंड इवन पता भी नहीं लगा पा रही थी कि है कौन आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे। दूसरी तरफ जो मियाज़ाकी था उसका कॉन्फिडेंस और उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। उसने पहले विक्टिम को मारा, उसको नहीं पकड़ा गया, दूसरे को मारा, नहीं पकड़ा गया, तीसरे को मारा, नहीं पकड़ा गया, तो क्या गारंटी थी कि चौथी को मारेगा तो पकड़ा जाएगा। और इसी के चलते 6 जून 1989 को मियाज़ाकी ने टियोको नोमोतो, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, उसने टियोको नोमोतो से पूछा कि क्या तुम फ़ोटोज़ लेना चाहोगी, मैंने ये नया कैमरा लिया एंड मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे कार में चलकर मुझे कुछ फ़ोटोज़ खींचने का मौका दे सकती हो। इस पर कि वो छोटी बच्ची ही थी तो फिर उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम, एंड वो उसकी कार में जाकर बैठ गई। फिर से नोमोतो पीछे वाली सीट पर बैठी थी, मियाज़ाकी आगे वाली सीट पर बैठकर पीछे को देखकर उसके फोटोज ले रहा। उसने काफी देर तक नोमोतो के काफी सारे फोटोज लिए एंड इसके बाद उसने नोमोतो को एक चिंगम खाने के लिए दी। उसने जैसी चिंगम देने के लिए नोमोतो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो नोमोतो ने उसका हाथ देखा एंड उसके हाथ के बारे में कुछ बात बोल दी। ये कंफर्म नहीं है कि मतलब उसने क्या बोला था, कि मतलब मजाक उड़ाया था या क्या बोला था, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन वो बात सुनकर मियाज़ाकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो फ़ौरन से नोमोतो के ऊपर चढ़ा और उसका गला दबाने लग गया। गला दबाते दबाते मियाज़ाकी ने नोमोतो से ये कहा कि यही होता है उन बच्चों के साथ जो ऐसी गलत बातें करते हैं। ये कहते हुए उसने नोमोतो को जान से मार दिया था। नोमोतो को मारने के बाद उसने उसकी बॉडी को एक शीट में कवर करा, उसको रस्सी से बांधा एंड अपनी कार की ट्रंक में बंद कर अपने घर ले आया। अपने घर लेकर आने के बाद मियाज़ाकी ने नोमोतो की बॉडी पर से कपड़े उतारे, उसकी और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह ली एंड इवन वीडियो रिकॉर्ड करी उसका असॉल्ट करते हुए। उसकी डेड बॉडी का, एक बच्ची की डेड बॉडी का असॉल्ट करते हुए उसने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। ये सब करने के बाद मियाज़ाकी ने नोमोतो की बॉडी को पीसेस में काटना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी को अलग अलग पीसेस में काटने के बाद ये कहा गया कि मियाज़ाकी ने उसकी बॉडी के कुछ पीसेस को खाया भी था। उसने उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को खाया तो था ही, इवन नोमोतो का खून भी पिया था। के बाद मियाज़ाकी ने नोमोतो का जो बॉडी के पार्ट्स थे उनको ज़मीन में दफनाने की भी कोशिश करी थी ताकि किसी को उसकी स्मेल वगैरह ना आए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। उसको डर लगने लग गया कि कहीं किसी को मिल ना जाए, जहाँ पर उसने दबाया है उस जगह से कहीं किसी को वो बॉडी मिल ना जाए। एंड इसलिए वो वापस गया जहाँ पर उसने नोमोतो की बॉडी को दफनाया था। बची कुछ बॉडी को फिर से ज़मीन से निकाला एंड अपने घर पर लाकर रख लिया। एंड इसके बाद 2 हफ्ते तक उसकी बॉडी को वो उसने अपने कमरे में ही अपनी क्लोजेट के अंदर रखा रहा। इसके बाद उसने एट द एंड नोमोतो की बॉडी को जला दिया था। उसके जितने भी बचे हुए पार्ट से सबको जला दिया था।
इसके बाद मियाज़ाकी का अब ऐसा हो चुका था कि उसको किसी भी चीज़ का डर था ही नहीं। वो इतने मर्डर्स कर चुका था, इतने ब्रूटल मर्डर्स कर चुका था, लेकिन अभी तक पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले में भी नहीं पकड़ेगी। एंड यही सोचकर वो एक पार्क में गया जहाँ पर उसको 2 बहनें दिखी। एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, दोनों जो है पार्क में खेल रहे थे। एंड मियाज़ाकी उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। जो बड़ी बहन थी उसको मियाज़ाकी कुछ ठीक इंसान नहीं लगा एंड इसीलिए वो दूर भाग गई मियाज़ाकी से। लेकिन मियाज़ाकी ने छोटी बच्ची जो थी, छोटी बहन जो थी, उसको पकड़ लिया एंड वो उसको अपने साथ लेकर एक सेक्लूडेड एरिया में गया जहाँ पर कोई भी नहीं था एंड एक रिवर का इलाका था वो। एंड वहाँ पर जाने के बाद मियाज़ाकी इससे पहले कि कुछ ज़्यादा करता, जो बड़ी बहन थी वो अपने फादर को बुलाकर वहाँ पर ले आई थी। जब वो फादर यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने मियाज़ाकी को भगा तो दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि मियाज़ाकी अपने कैमरे को उनकी छोटी बच्ची के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। छोटी बच्ची के फादर को देखते ही मियाज़ाकी फ़ौरन वहाँ से भाग गया अपना कैमरा लेकर, लेकिन वो वहाँ से पैदल भागा था एंड वो अपनी कार में आया था। तो उसकी जो कार थी वो अभी भी उसी पार्क के इलाके में थी एंड मियाज़ाकी खुद भाग गया था। भागने के बाद मियाज़ाकी शाम तक का वेट करता है एंड जब दोबारा पार्क में अपनी कार लेने आता है तो उसका स्वागत पुलिस करती है। पुलिस वहाँ पर रुकी हुई थी, उसकी कार का निगरानी कर रही थी कि जैसे ही वो आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि पुलिस को एक शक तो था ही, क्योंकि जो फादर थे उन्होंने कंप्लेंट करी थी एंड ये बताया था, यही जो डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बताया कि वो क्या कर रहा था, तो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा एंड इसीलिए वो वहाँ पर खड़े रहे एंड एट द एंड मियाज़ाकी को पकड़ लिया गया था। अब मियाज़ाकी को पकड़ तो लिया गया था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ प्रूफ भी लाने थे ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। एंड इसीलिए पुलिस वालों ने क्या करा, उसके घर की तलाशी ली एंड उनको बहुत ही ज़्यादा एविडेंस मिल भी गए। पुलिस वालों को मियाज़ाकी के घर पर 60,000 से ज़्यादा वीडियो टेप्स मिली थी। काफ़ी सारी मांगास, कॉमिक बुक्स भी थी, मतलब एडल्ट वाली मांगास वगैरह भी थी। लेकिन ये जो वीडियो टेप्स थी इनमें उसने जितने भी विक्टिम्स को मारा था उन सब की रिकॉर्डिंग्स थी। किस तरह से उसने उन्हें असॉल्ट वगैरह करा था उनकी रिकॉर्डिंग्स भी थी। एंड बाकी सारी और चीज़ों से रिलेटेड जो है वीडियो टेप्स थी, जैसे कि कैनिबलिज्म एंड खून एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब डिस्टर्बिंग चीज़ों की वीडियो टेप्स वगैरह थी। में से एक भी नॉर्मल एक्सप्लिसिट वीडियो नहीं थी, बल्कि सब टॉर्चर से रिलेटेड ही थी एंड स्पेसिफिकली बच्चों के टॉर्चर से रिलेटेड। और इसके बाद आने वाले 7 साल तक मियाज़ाकी का कोर्ट ट्रायल भी चला था। मियाज़ाकी के जो फादर थे उन्होंने तो उससे दूरी बना ही रखी थी एंड उनके पास पैसे थे, तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो अपने बच्चे के लिए एक लॉयर तो हायर कर कर उसे दे ही देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने देने से साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने इतनी बड़ी दूरी बना ली थी अपने बच्चे से कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद स्टेट ने ही मियाज़ाकी को 1 या 2 लॉयर्स वगैरह अटेंड करवाए थे, लेकिन उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज एट द एंड मियाज़ाकी को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। जब मियाज़ाकी से विक्टिम्स की फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो मियाज़ाकी ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये सब काम उसने नहीं करा था, इन सारे बच्चियों को उसने नहीं मारा था, बल्कि उसकी एक दूसरी आइडेंटिटी ने मारा था जिसका नाम उसने द रैट मैन रखा था। एट द एंड 17 जून 2008 को 45 साल के सुतोमी मियाज़ाकी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है।